बच्चों आप लोग सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे इसका बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस हमने आपको बताए थे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके यूजेस हम किन किन क्षेत्रों में करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। जैसा कि पहला आपका यूजेस था कृषि में, यानी कि एग्रीकल्चर, यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। आज लिखेंगे आनुवंशिकीय रूपांतरित जीव, हेडिंग आज की होगी आनुवंशिकीय रूपांतरित जीव। आनुवंशिकीय रूपांतरित जीव, शांत रहिए आप लोग। जिसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसे शॉर्ट में हम जीएमओ कह सकते हैं। देखिए, जो आनुवांशिक यानी कि हेरिडिटी है, आप सभी जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण पहुंचना, यानी कि जनकों के लक्षण संतानों में पहुंचना हेरिडिटी कहलाती है, अनुवांशिकीय गुण कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत लिखें, हरित क्रांति द्वारा, हरित क्रांति द्वारा उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होने के बाद, हरित क्रांति द्वारा उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होने के बाद भी, हरित क्रांति द्वारा उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होने के बाद भी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, 3 गुना वृद्धि होने के बाद भी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य आपूर्ति करना मुश्किल था। खाद्य आपूर्ति करना मुश्किल था। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि हरित क्रांति यानी कि हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, इसमें जो वृद्धि 1 गुना होती थी वह 3 गुना होने लगी, लेकिन ये खाद्य आपूर्ति फिर भी नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ोतरी इससे अधिक थी। तो आपने लिखा होगा कि हरित क्रांति द्वारा उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होने के बाद भी बढ़ती हुई जनसंख्या हेतु खाद्य आपूर्ति करना मुश्किल था। फिर लिखेंगे, हरित क्रांति के अंतर्गत, हरित क्रांति के, शांत रहिए आप लोग, हरित क्रांति के अंतर्गत अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति के अंतर्गत अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, जो न केवल महंगे थे, जो न केवल महंगे थे, ये भूमि के लिए हानिकारक भी थे। ये भूमि के लिए हानिकारक भी थे। इनके लगातार उपयोग से, इनके लगातार उपयोग से भूमि उर्वरता कम हो गई। इनके लगातार उपयोग से भूमि उर्वरता कम हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या का समाधान के लिए आनुवांशिक, इस समस्या का समाधान के लिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित
रूपांतरित जीवों का प्रयोग किया गया। रूपांतरित जीवों का प्रयोग किया गया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि जब भूमि में क्या थी, पैदावार कम थी, तो उसके लिए क्या प्रयोग किए गए, हरित क्रांति का प्रयोग किया गया, जिससे जो उत्पादन था वह कितना बढ़ गया, 3 गुना। लेकिन लगातार इसके रासायनिक उपयोग से हमारी भूमि में क्या असर पड़ा, भूमि की उर्वरता कम हो गई। यानी कि जो मिट्टी में क्षमता होती है उत्पन्न करने की, जैसे उसमें फास्फोरस, कैल्शियम, मिनरल्स, लवण, पोटेशियम, कार्बन, इस तरीके के जो खनिज पदार्थ थे वे धीरे धीरे नष्ट हो गए। मिट्टी उपजाऊ नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसमें जो रासायनिक उर्वरक थे वे इसमें मिल जाने के कारण ऐसा हुआ। फिर इसकी समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया, अभियांत्रिक द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूपांतरित जीवों का प्रयोग किया गया। फिर लिखेंगे अगली लाइन से, ऐसे जीव जिनकी उत्पादकता, ऐसे जीव जिनकी उत्पादकता, गुणवत्ता, ऐसे जीव जिनकी उत्पादकता, गुणवत्ता व रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए, व रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए जीनों में फेरबदल किया गया। बढ़ाने के लिए जीनों में फेरबदल किया गया, जो अनुवांशिकीय जीव कहलाए। जो अनुवांशिकीय जीव कहलाए, इन्हें पारजीनी जीव भी कहते हैं। इन्हें पारजीनी जीव भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर यह बताया गया कि अगर हम उर्वरक का प्रयोग ना करें तो ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, जैसे कवक है, वह जब गोबर में लगता है तो क्या कर देता, गोबर को भंगुर कर देता है और वह क्या कर देता, उसे उपयोगी बना देता है। इसी प्रकार से ऐसे बहुत से क्या है, बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, पत्तियों को खाते हैं, वायरस पत्तियों को खाते हैं। उन्हें जब वे मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी में वो जो नाइट्रोजन की क्षमता होती है वे क्या होती है, पूरी हो जाती है और वे मिट्टी कैसी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो ऐसे ही सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया गया, जैसे पादप जंतु थे, सूक्ष्म जीव थे। जैसे गाय का गोबर होता है तो उसे खेतों में डाला जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब गाय का गोबर पड़ा हो उसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वह हमें भंगुर टाइप का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसमें कवक लगे, सूक्ष्म जीव लगे, जिसने उसके क्या किए, उसे उपजाऊ बना दिया और खेतों में जाने के बाद उसने भूमि को उपजाऊ बना दिया। ठीक है, तो ये क्या है, अनुवांशिक रूपांतरित जीव है। ठीक है, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, पारजीनी जीव भी कह सकते हैं। तो ये जो आपका अनुवांशिक रूपांतरित जीव था ये अगली हेडिंग डालेंगे, अनुवांशिकीय रूपांतरित पादप या फसलें। अनुवांशिक रूपांतरित पादप या फसलें। अनुवांशिक रूपांतरित पादप या फसलें यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और क्रॉप्स। लिख लेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और क्रॉप्स। अनुवांशिक रूपांतरित पादप व फसलें। इसके अंतर्गत लिखेंगे, फसलों में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, फसलों में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पारजीनी पादपों का उपयोग किया जाता है। फसलों में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पारजीनी
पादपों का उपयोग किया जाता है। इन फसलों को जीएम फसलें, इन फसलों को जीएम फसलें या जैव प्रौद्योगिकी फसलें कहते हैं। इन फसलों को जीएम फसलें या जैव प्रौद्योगिकी फसलें भी कहते हैं। इनमें बाह्य जीन को जीन स्थानांतरण विधि द्वारा, इसमें बाह्य जीन को जीन स्थानांतरण द्वारा पादपों में पहुंचा दिया जाता है। पादपों में पहुंचा दिया जाता है। जिनका प्रयोग निम्न विधियों के द्वारा होता है। जिनका प्रयोग निम्न विधियों के द्वारा होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो ये चीज़ बताई जा रही है कि जैसे किसी पादप में उगने की क्षमता, यानी कि उसमें प्रतिरोधकता की क्षमता कम है, उसमें जीन प्रतिरोधकता कम है, तो उसमें जीन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? बाह्य जीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उनके पादपों में पहुंचा दिया जाता है, जिसके अंदर जीन की पूर्ति हो जाती है और वे पादप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो निम्न जो विधियां इसकी हैं, सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, T1 प्लाज्मिड द्वारा अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल का निर्माण। लिखेंगे T1 प्लाज्मिड द्वारा T1 प्लाज्मिड द्वारा अनुवांशिकीय रूपांतरित रूपांतरित फसल का निर्माण। रूपांतरित फसल का निर्माण लिखेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस मृदा में पाया जाने वाला ट्यूमी फेसियंस मृदा में पाया जाने वाला एक दंडाकार जीवाणु है। पाए जाने वाला एक दंडाकार जीवाणु है जो द्विबीजपत्री पादपों में क्राउन गाल नामक बीमारी उत्पन्न करता है। पादपों में क्राउन गाल नामक बीमारी उत्पन्न करता है। इस बीमारी में जीवाणु के संक्रमण से पादप कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजन करती है। पादप कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजन करती है।
ट्यूमर या गांठ का निर्माण करती है। वह ट्यूमर या गांठ का निर्माण करती है। जानते हैं सभी लोग ट्यूमर या गांठ क्या होती है? पेट में किसी पर, जरूरी नहीं कि गर्दन में हो, शरीर में किसी भी अंग में ये गांठ उत्पन्न हो जाती है। और ये ट्यूमर का भी रूप ले सकती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि P1 जो प्लाज्मिन अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल जो निर्माण होती है, तो ये किससे होती है? एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस मृदा में उगाया जाने वाला क्या है? एक दंडाकार जीवाणु है, यानी कि एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है, जो द्विबीजपत्री पादपों में, अब जब इसको उगाया गया तो ये द्विबीजपत्री पादपों में क्या उनकी बीमारी बन के आ गया? क्राउन गॉल डिसीज बन गया। और इस बीमारी से, जीवाणु के संक्रमण से पादप कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाती है, जिसमें क्या? ट्यूमर या गांठ का निर्माण हो जाता है। फिर अगली लाइन से लिखेंगे, संक्रमण के समय, अगली लाइन से लिखिए, संक्रमण के समय यह जीवाणु, संक्रमण के समय यह जीवाणु स्वयं पादप कोशिका में प्रवेश नहीं करता। संक्रमण के समय यह जीवाणु स्वयं पादप कोशिका में प्रवेश नहीं करता। यह जीवाणु का एक प्लाज्मिड, यह जीवाणु का एक प्लाज्मिड P1 पादप कोशिका में प्रवेश करता है। P1 पादप कोशिका में प्रवेश करता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि जो एक्टोबैक्टीरियम है वह क्या कर रहा है? एक जीवाणु से एक रोग उत्पन्न हो रहा है, क्राउन गॉल, और ये क्या रोग उत्पन्न हो रहा है? गांठ बन रही है या ट्यूमर बन रहा है। तो यह संक्रमण के समय स्वयं पादप कोशिका में प्रवेश नहीं करता है, अपितु जीवाणु की एक प्लाज्मिड, P1 प्लाज्मिड पादप कोशिका में प्रवेश करता है। ठीक है। इसका डायग्राम बना लेंगे।
लिखेंगे पादप, पारजीनी पादप के निर्माण की विधि, पारजीनी पादप जीन के निर्माण की विधि। ठीक है, देखिए ये परिचित जैसे जीन का पृथक्करण है, जीन का वृद्धि विपरीतीकरण यहाँ पर हुआ, फिर ये यहाँ से आया, यहाँ से देखिए इस तरीके से बन रहा है, यहाँ से ये आया, यहाँ पर जाके पूरा बना। ये देखिए जीन का पृथक्करण इस प्रकार से हुआ, यहाँ पर क्रोमोसोम्स है, ये जीन जाके यहाँ पर तो पादपी जीन के निर्माण की विधि है, इसे आप बना लीजिए। ये है T1 जीन में, T1 जीन में, T1 प्लाज्मिड में जीन का निवेशन, T1 प्लाज्मिड जीन में निवेशन। पादप कोशिकाओं के साथ जीवाणुओं का निर्माण, नोट कर लें इसे।